What's up everyone? This is me Ishita and you all are watching IGNOU पाठशाला। आज हम कवर करेंगे 11 यूनिट 215 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। मैं बता दी जाऊंगी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको स्किप नहीं करना। जैसे कि फर्स्ट, बखर नैरेटिव बताना है हमें कि बखर कैसे एक फॉर्म थी हिस्टोरिकल नैरेटिव की, जिसको लिखा जाता था मराठी टोन में। हिस्टोरिकल नैरेटिव का मतलब क्या है? हिस्ट्री को प्रिजर्व किया जा रहा है थ्रू बखर्स। ये कौन से रीजन में हमें देखने के लिए मिलती है? मराठा वाले रीजन में, मराठा स्टेट के टाइम पे 17 टू अर्ली 19th सेंचुरी में हमें इनका कंपोजिशन देखने के लिए मिलता है। एंड फर्स्ट पॉइंट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ मराठा स्टेट इन किंगशिप। तो बकर हमें बताती हैं कि कैसे मराठा जो स्टेट था वो इमर्ज हुआ शिवाजी के टाइम पीरियड में, एक बड़ा एम्पायर में कन्वर्ट हुआ। एंड बकर डिपिक्ट करती हैं किंग को मराठा स्टेट के एज करेज, साहस वाला, बहुत ब्रेवरी, ठीक है, मिलिट्री जीनियस, as well as Bakr also emphasize on legitimacy of शिवाजी किंगशिप की कैसे शिवाजी जो शिवाजी महाराज जो थे उनको पब्लिक का कितना ज्यादा सपोर्ट था, प्यार था, एंड कैसे उन्होंने मराठा स्टेट को एक सवर्जिन टेरिटरी में कंपाइल किया। सवर्जिन टेरिटरी का मतलब क्या है? जहां पे जो इंटरनल डिसीजन है वो शिवाजी ही कंट्रोल करते थे। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि उनका एज अ प्रोटेक्टर ऑफ हिंदू ट्रेडिशन देखा जाता है कि कैसे उन्होंने अपने जो धर्म है उसकी रक्षा की, लोगों को कन्वर्ट होने से रोका, क्योंकि उस टाइम पे हो रहा था अरब इन्वेजन और लोगों में हो गया था बहुत ज्यादा डर कि अगर वो कन्वर्ट नहीं होंगे तो मे बी वो सर्वाइव ना कर पाए। नेक्स्ट, आइडियोलॉजी ऑफ किंगशिप एंड धर्म। नेक्स्ट इज बकर नेरेटिव्स ऑल्सो बताते हैं पॉलिटी का कनेक्शन विद रिलीजन, कि कैसे, जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया ना कि जो शिवाजी थे उन्होंने वो थे प्रोटेक्टर ऑफ हिंदू ट्रेडिशन। सो इस टाइप से धर्म और मोरालिटी का कैसे कनेक्शन था, राजा राजा कैसे धर्म को अपनी प्रायोरिटी मानते थे, एज वेल एज मॉरल वैल्यूज को वो क्या करते थे, प्रमोट करते थे। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो बखर से हमें बताती है कि कैसे जो मराठा पॉलिटी के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कितना ज्यादा सेंट्रलाइज था, है ना, कि सारी चीजें जो है रूलर के कंट्रोल में है। कोर्ट में अलग एडमिनिस्ट्रेशन है, डिफरेंट डिपार्टमेंट है, हमें बताया गया। मिलिट्री ऑर्गेनाइज की जा रही है, पावरफुल। रेवेन्यू, अब इतना बड़ा एम्पायर है तो रेवेन्यू भी कलेक्ट होगा एम्पायर को चलाने के लिए। तो रेवेन्यू कलेक्शन कैसे हो रहा है, कैसे एग्रीकल्चर से लैंड आ रहा है, एग्रीकल्चर से टैक्स आ रहा है, और ट्रेड कॉमर्स से टैक्स आ रहा है। डिप्लोमेटिक रिलेशंस बताए जा रहे हैं, कैसे जो रूलर है वो अपने जो आसपास के साम्राज्य हैं, राज्य हैं, उनसे अच्छे रिलेशन मेंटेन कर रहा है। नेक्स्ट है मल्टीपल सेंटर ऑफ पावर्स। हालांकि कुछ फोकस प्रोटेक्ट करती है मराठा को एक सेंट्रलाइज मोनार्की जहां पे किंग का रूल है, बट अदर पखर्स ये भी बताती हैं कि कैसे मराठा एक डिसेंट्रलाइज, ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर थे उसमें, जैसे बड़ा साम्राज्य था तो बहुत से ऐसे रीजन थे जहां पर चीफ हमें अपॉइंटेड देखने के लिए मिलते हैं बाय रूलर। फिफ्थ, मिलिट्री एक्सपेंशन और पॉलिटिकल एम्बिशन। तो बहुत सारी बुक्स हमें बताती हैं कैसे मिलिट्री कैंपेन्स किए गए, मराठा जो एम्पायर था उसको और ज्यादा एक्सपेंड करने के लिए मेजर बैटल्स लड़ी गई मुगल्स के साथ और भी अदर किंग्स के साथ, और कैसे एक्सपैंड किया गया एम्पायर नॉर्दर्न इंडिया की टुवर्ड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं जियोलॉजी एंड पॉलिटिकल लेजिटिमेसी। बखर्स कैसे जियोलॉजीज का प्रिजर्व रखती है रूलिंग फैमिलीज की, ठीक है, और एमिनेंट नोबल्स, यानी जो नोबल्स भी हम इनको कह रहे हैं जो चीफ है इन रीजन्स की, जो चीफ है उनको हम नोबल्स भी कहते हैं, चीफ भी कहते हैं। तो रूलिंग फैमिली जो रूलर है उसकी फैमिली के नोबल्स की कैसे जियोलॉजी को प्रिजर्व रखा जा रहा है, जिससे वो अपनी आने वाले टाइम पे अपनी पावर को क्लेम कर सके उस पर्टिकुलर रीजन पे, कि जैसे कि कहते हैं ना, हाँ हमारे दादा परदादा तो यहाँ पे रहते आ रहे हैं सालों से, इस टाइप से। स्ट्रेंथनिंग डायनेस्टिक आइडेंटिटी, इससे जो डायनेस्टी की आइडेंटिटी है वो भी बनी रहती है और जो पास्ट है वो भी प्रिजर्व रहता है। नेक्स्ट, पब्लिक मेमोरी एंड पॉलिटिकल कल्चर। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड, पब्लिक टेस्टिमनीज, ओल्डर टेक्स्ट ऑफ पॉपुलर ट्रेडिशन सच एज पावदास, ये चार भी हमें कॉमन पब्लिक के बारे में बताते हैं कि कैसे कॉमन पब्लिक भी पार्टिसिपेट करती थी किसके अंदर, पॉलिटिकल लाइफ के अंदर। ठीक है, अब इतना ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, बस हमें याद रखना है कि वहां पे पब्लिक का भी रोल होता था मराठा पॉलिटिकल लाइफ के अंदर। नेक्स्ट, लिमिटेशन क्या है बखर्स की। तो यहाँ पे हमें ये देखने के लिए मिलता है कि रूलर्स को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के उनके बारे में बताया गया है,
क्रोनोलॉजिकल कंफ्यूजन है, क्लियर कट क्रोनोलॉजी नहीं है कि कौन फाउंडर थे मराठा पॉलिटी के, फिर कौन मेजर मेजर लीडर्स आए, ईयर वाइज या टाइम पीरियड वाइज हम कह सकते हैं क्रोनोलॉजिकल कंफ्यूजन है। बायस टुवर्ड्स पेट्रोन रूलर्स, यानी कि जिन नोबल्स ने, जिन राजाओं ने धन इत्यादि दिया, तो उनके बारे में काफी अच्छा अच्छा लिखा गया है इस टाइप से। प्रेजेंस ऑफ लेजेंड्स एंड सुपरनेचुरल, जो रिलीजन से और भगवान से जो रूलर्स को जोड़ा जा रहा है, इसको भी जो हिस्टोरियंस हैं वो सुपरस्टिशियस बिलीफ बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट हम देंगे इंपॉर्टेंस ख्याति बुरंजीज की इन कंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ असम। तो पहला जो प्राइमरी सोर्स सिर्फ बुरंजीज है जिससे हम असम की हिस्ट्री जान पाते हैं, एंड ये डिटेल पॉलिटी हिस्ट्री कि कौन कौन से रीजन में होम जो किंग्स हैं उनका इन्फ्लुएंस था, किस टाइप के वॉर मिलिट्री कैंपेन्स उन्होंने लड़े, कैसे वो सक्सेसफुली डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर पाए, ठीक है, उनके रिलेशन कैसे थे नेबर किंगडम के साथ, एज वेल एज उनकी रणनीति एडमिनिस्ट्रेशन को लेके और डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज को लेके, कैसे हमें अपने आसपास के जो राज्य हैं उनसे अच्छे रिलेशन मेंटेन करके रखने हैं। अंडरस्टैंडिंग अहोम एडमिनिस्ट्रेशन, तो जो अहोम किंगडम था उसमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था वो भी हमें बुरंजीत से पता चलता है कि स्टेट जो किंग है वो कैसे काम करता था, जो मेजर डिपार्टमेंट से वो कैसे वर्क करते थे। स्पाई रिपोर्ट कि कैसे किंग जो है जासूस पॉइंट करता था आसपास की जो रीजन्स है उसमें क्या एक्टिविटी चल रही है, कहीं कोई राजा हम प्लानिंग तो नहीं कर रहा हम पे हमला करने की, इस टाइप से स्पाइस को भी क्या किया जाता था, अपॉइंट किया जाता था। रेवेन्यू मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, रॉयल कोर्ट में डिसीजन कैसे लिए जा रहे हैं, तो इससे हमें पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी अहोम किंगडम में इसके बारे में पता चलता है। नेक्स्ट सोर्स फॉर सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री, अब सोसाइटी में और कल्चर किस टाइप का था ये भी हमें बुरंजीत से पता चलता है। नोबल फैमिलीज की जियोलॉजी, ठीक है, किस टाइप का रिलीजन लोग प्रैक्टिस करते थे, रूलर और क्वीन का क्या लाइफस्टाइल होता था, किस टाइप का ट्रेडिशन था, एंड सोसाइटी में किस टाइप के लोग थे, सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, हायर कास्ट कौन सी थी, लोअर कास्ट कौन सी थी, इस टाइप से। लास्ट इज डेवलपमेंट ऑफ हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस, तो बुरंजीस हमें बताते हैं कि कैसे जो होम किंगडम के रूलर्स थे वो पास्ट को प्रिजर्व रखना चाहते थे जिससे आने वाली जनरेशन जो है अवेयर रहे कि भाई असम की हिस्ट्री क्या रही है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन और इंटर रीजनल रिलेशन, तो बुरंजी रिकॉर्ड में बताते हैं कि असम के मुगल से भी रिलेशन थे, काफी अच्छे कॉन्टेक्ट थे नेबर किंगडम से, एंड जो डिप्लोमेटिक उनकी रणनीति थी, मिशन और ट्रीटी थी वो काफी ज्यादा फ्रूटफुल थी, ठीक है, यानी कि जो उनका विजन था ना अपने एम्पायर को लेके पावरफुल बनाना, तो वो काफी फ्रूटफुल था। सेवन प्रिजर्वेशन ऑफ रीजनल आइडेंटिटी, तो बुरंजी प्रिजर्व करते हैं असम की कलेक्टिव मेमोरी एंड कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द फॉर्मेशन ऑफ असमी हिस्ट्री एंड कल्चरल आइडेंटिटी। तो रीजनल लेवल पे कॉमन पीपल की जो कल्चर है उसको भी जो बुरंजीज है वो बताते हैं किस टाइप का था, तो इससे पता चलता है कि जो असामीज थे, ठीक है, उनकी हिस्ट्री क्या रही है, उनका कल्चर क्या रहा है। लास्ट इज लिमिटेशन क्या है, अब इतनी अच्छाइयां हैं तो बुराइयां भी होंगी कुछ, तो कुछ अकाउंट जो है बायस है टुवर्ड्स रूलिंग डायनेस्टी, जो सिर्फ रूलिंग डायनेस्टी के बारे में बता रहे हैं। जो मतलब स्क्रिप्ट्स हैं उनमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है तो उनको इंटरप्रेट कर पाना मुश्किल है। कुछ क्रॉनिकल्स जो है सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट्स पे फोकस कर रहे हैं, तो राजा के ओरिएंटेड चीजें हमें ज्यादा देखने के लिए मिल रही हैं। नेक्स्ट है जियाउद्दीन बरानी इज रिमेंबर फॉर हिज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन अंडरस्टैंडिंग मिडिएवल इंडिया हिस्ट्री। तो जियाउद्दीन बरानी का कंट्रीब्यूशन हम देखेंगे तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट हिस्टोरियंस रहे हैं मिडिएवल इंडिया के, जिस टाइम पे मुगल्स आ चुके हैं, ठीक है। अब इन्होंने कोर्ट में सर्व किया था किसके, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, एंड इनकी मेजर बुक्स कौन सी हैं, तारीख ए फिरोजी शाही एंड फतवाए झानधारी। तो पहले हम देखेंगे तारीख की फिरोजी शाही में क्या है, तो बरानी की मोस्ट फेमस हिस्टोरिकल वर्क है तारीख ए फिरोज शाही, जिसमें हम दिल्ली की हिस्ट्री देखने के लिए मिलती है। अब इस वर्क के अंदर मेजर इवेंट क्या है, पॉलिटिकल इवेंट एंड डायनेस्टिक चेंजेस, यानी मुगल से पहले कौन राज्य करते थे फिर कैसे मुगल्स आए, ठीक है, मुगल सिंधी से तुगलक डायनेस्टी आई, ठीक है, हाँ तुगलक डायनेस्टी आई, उससे पहले तोमर डायनेस्टी हुआ करती थी। कोर्ट पॉलिटिक्स कैसी थी, जो सुल्तान है उसके जो कोर्ट है उसके अंदर पॉलिटिक्स कैसी थी, सक्सेशन स्ट्रगल, जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक के पहले कौन थे, मोहम्मद बिन तुगलक कैसे आए अपनी गद्दी पे, इस टाइप से। एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी क्या थी सुल्तान की, मिलिट्री कैंपेन्स कौन कौन से मेजर लेड किए, और किस टाइप की गवर्नेंस थी, कैसे जो सुल्तान है वो राज्य कर रहे हैं। सेकेंड इज वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, कैसे रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा है लोगों से, जुडिशरी न्याय देने का किस टाइप का सिस्टम है, नोबिलिटी एंड ब्यूरोक्रेसी कैसी है,
मिनिस्टर्स का रोल क्या है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में कैसे मिनिस्टर्स बटे हुए हैं, फंक्शन ऑफ द सुल्तान, सुल्तान कैसे एक्ट कर रहा है। थर्ड, इंसाइट इनटू इकोनॉमिक कंडीशन, तो इसको हम 3 एस्पेक्ट में बताएंगे। पहले हमने पॉलिटिकल पढ़ लिया ना, पॉलिटिकल पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक, इकोनॉमिक कंडीशन कैसे डिस्क्राइब की गई है। तो इकोनॉमिक कंडीशन में मेनली बताया गया टैक्सेशन पॉलिसीज की किस किस चीजों पर टैक्स था। प्राइस रेगुलेशन, कैसे मार्केट में एक पर्टिकुलर प्राइस हुआ करता था चीजों को खरीदने के लिए। एग्रीकल्चर कंडीशन क्या थी, अब इस टाइम पीरियड में हमें ये भी देखने के लिए मिल रहा है कि जिस लैंड की फर्टिलिटी ज्यादा अच्छी होगी, उस पर फसल ज्यादा अच्छी होगी, तो उस पर टैक्स ज्यादा होता था। ठीक है, जिस लैंड की फर्टिलिटी कम अच्छी होगी, तो उस पर टैक्स कम होता था। फोर्थ, डिस्क्रिप्शन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर भी हमें देखने के लिए मिला है कि कैसे कंपोजिशन, अपर क्लास में कौन आते थे, नोबल्स और एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, रिलीजियस स्कॉलर देखने के लिए मिले हैं जिन्हें कहा गया है उल्लमा। ठीक है, सोल्जर्स देखने के लिए मिले हैं, डिफरेंट डिफरेंट इसमें हमें कैटेगरी बताई गई सोसाइटी के अंदर की कैसे अलग अलग वर्गीकरण था। मर्चेंट्स एंड कॉमन पीपल हमें देखने के लिए मिले हैं, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब ये जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स बताए, इनके बीच में आपस में रिलेशन कैसे थे, ये सब चीजें हमें जो जियाउद्दीन बरानी है उनकी बुक से पता चलता है। लास्ट इज पॉलिटिकल फिलोसफी इन फतवा ए जंदारी, तो यहाँ पे हम मेनली किंग के अराउंड देखेंगे सारी चीजें। किंग, सुल्तान कैसे जस्टिस करता था, ठीक है, सुल्तान कैसे मॉरलिटी और डिसिप्लिन स्टैब्लिश करता था अपने पूरे किंगडम के अंदर, एंड रूलर को कैसे रिलीजियस प्रिंसिपल से जोड़ा जा रहा है कि कैसे वो अपने रिलीजन को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड प्रमोट कर रहे हैं। लास्ट इज कंटेम्प्रेरी एंड आई विटनेस अकाउंट, तो बरानी जी जो थे उन्होंने दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में वो खुद भी रहे हैं, तो उनकी जो आई विटनेस चीजें हैं, ठीक है, बहुत सारे इवेंट्स हैं जो उनके सामने हुए, तो उन्होंने उनको एज इट इज बताया है बिना कोई चीज एड ऑन करे। ठीक है, जो चीज घटी, तो उनकी जो राइटिंग है वो बहुत ज्यादा ऑथेंटिसिटी यानी कि जेन्युइन चीजें होल्ड करती हैं, डिटेल ऑब्जर्वेशन होल्ड करती हैं, क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हुए जो उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं, इसलिए जो ये हिस्टोरिकल वर्क है ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। हिस्टोरिकल मेथड, क्रिटिकल अप्रोच, तो अनलाइक मेनी क्रॉनिकल्स बरानी बिलीव कि हिस्ट्री शुड एक्सप्लेन कॉजेस, कि बहुत सारे क्रॉनिकल्स क्या करते हैं सिर्फ राजा राजा के बारे में बता रहे हैं, क्रोनोलॉजी बता रहे हैं, बट बरानी बिलीव करते थे कि अगर हम राजाओं के बारे में बता रहे हैं और मेजर इवेंट्स बता रहे हैं किसी भी राजा के कार्यकाल में या रूलर के कार्यकाल में, सुल्तान के कार्यकाल में, तो वो इवेंट क्यों हुए, कॉज क्या था। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बैटल हुई दो दो सुल्तान के बीच में, दो किंग के बीच में, एक सुल्तान एक किंग के बीच में, तो वो क्यों हुई होगी, किसी एरिया को ऑक्यूपाई करने के लिए हुई होगी, है ना। अगर दो किंग के बीच बैटल हुई है तो किसी एरिया के रिलेटेड हुई होगी, मान लो ये लैंड है, ठीक है, टेरिटरी को एक्वायर करने के लिए हुई होगी। नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ बनानी राइटिंग, तो डिस्पाइट इट्स इंपॉर्टेंस, अब कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि वो तुर्किश पॉलिटी नॉबिलिटी की तरफ बायस थे। ठीक है, उनके जो रिलीजियस व्यू है वो इन्फ्लुएंस करते हैं उनकी इंटरप्रिटेशन, इन्फ्लुएंस इंटरप्रिटेशन ऑफ इवेंट, जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि उनका जो पर्टिकुलर रिलीजन है, ठीक है, वो हमें देखने के लिए मिलता है उनके वर्क्स के अंदर। he sometime omitted fact that did not suit his perspective, यानी कि ऐसे फैक्ट्स को इग्नोर कर देते थे जो उनके पर्सपेक्टिव को मैच नहीं करते थे, और ज्यादातर हमें यहाँ पे पॉलिटिकल लाइफ ही देखने के लिए मिलती है। एनालाइज कंट्रीब्यूशन, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनालाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ अबुल फजल। सो जैसे हमने जियाउद्दीन बरानी के बारे में पढ़ा, ऐसे ही अबुल फजल भी एक ग्रेटेस्ट हिस्टोरियन रहे हैं, पॉलिटिकल थिंकर रहे हैं इन मिडिएवल इंडिया। किसके टाइम पीरियड में, एम्परर अकबर के टाइम पीरियड में। इनकी मेजर वर्क्स क्या है, अकबरनामा, आईन अकबरी। फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, स्टार्ट हम कहां से करेंगे, कंट्रीब्यूशन टू हिस्टोरियोग्राफ। सो हिस्ट्री को प्रिजर्व रखने में इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, जहां पे इन्होंने एक स्ट्राइकिंग अप्रोच का यूज किया रेदर देन मेनली रिकॉर्डिंग इवेंट्स, जैसे और जो और हम ये कह सकते हैं जो हिस्टोरिकल राइटिंग्स और जो ऑथर्स कर रहे थे उनके मुकाबले इन्होंने एक अलग अप्रोच इस्तेमाल की, जिसपे हम कहते हैं कि इन्होंने किसी भी इवेंट को जब रिकॉर्ड किया है तो इवेंट क्यों हुआ, उसके क्या कारण थे, उससे इम्पैक्ट क्या हुआ, वो सारी चीजें भी साथ में रिकॉर्ड की हैं। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर अबुल फजल की हिस्टोरिकल राइटिंग का कि हर चीज हमें क्रोनोलॉजी में देखने के लिए मिलेगी, सिस्टमैटिक वे में अरेंज मिलेगी, जिससे कुछ भी इंफॉर्मेशन मिसमैच या कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। सेकंड, ऑथर ऑफ अकबरनामा अबुल फजल, इसने लिखी अकबरनामा अबुल फजल ने, जहां पे हम देख रहे हैं अकबर की हिस्ट्री प्रॉपर
तैमूरिद डायनेस्टी की पूरी हिस्ट्री, कौन फाउंडर थे, कौन कौन मेजर किंग्स हुए, रूलर हुए, बाबर, हुमायूं, डिटेल अकाउंट ऑफ अकबर रिजाइन 1602 टाइम पीरियड, यानी कि जितने भी तैमूरिद डायनेस्टी के मेजर जो किंग हुए हैं उनके बारे में प्रॉपर हम क्या देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन। थर्ड आइन एकबरी, आइन एकबरी भी लिखी गई थी किसके द्वारा, अबुल फजल के द्वारा। तो अकबरनामा ना काफी वॉल्यूम्स में डिवाइडेड है और उसका थर्ड वॉल्यूम का नाम क्या है, आईने एकबरी। बाकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, थर्ड वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आईने एकबरी है थर्ड वॉल्यूम अकबरनामा की, जहाँ पे जो अकबर थे वो कैसे शासन करते थे, ठीक है, उनकी डायनेस्टी के अंदर कैसे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, कैसे रेवेन्यू अरेंजमेंट था, मनसबदारी सिस्टम क्या था, आर्मी और इम्पेयर हाउस होल्ड कैसा था, लोकल लेवल पे कैसे एडमिनिस्ट्रेशन था, और एग्रीकल्चर ट्रेड जैसी चीजें क्या थी। अब मैं मनसबदारी सिस्टम बता देती हूँ क्या होता था। मनसबदारी सिस्टम के अंदर क्या होता था, मान लो ये अकबर का पूरा बड़ा साम्राज्य है, ठीक है, और ये दिल्ली है जहाँ जो कैपिटल थी, ठीक है, जहां से मेन अकबर पूरा शासन संभाल रहा था। अब मान लो ये कुछ एरिया ऐसा है जो बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है, अब अकबर रोज तो उस एरिया पे जा नहीं पाएंगे क्योंकि पहले ऐसा था नहीं एरोप्लेन या रोड्स वगैरह अच्छे। तो यहाँ पे अकबर क्या अपॉइंट कर देते, मनसबदार अपॉइंट कर देते थे कि भाई इस वाले रीजन को, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन हर चीज देखना तुम्हारा काम है, एंड जो भी यहाँ से रेवेन्यू आएगा उसका कुछ परसेंटेज तुम अपने पास रखोगे और कुछ परसेंटेज जो है तुम मुझे दो, ठीक है, तो उनको हम कहते थे मनसबदार और मनसबदारी सिस्टम। फोर्थ इज रैशनल एंड सेक्युलर अप्रोच। तो अबुल फजल ने अडॉप्ट की एक रैशनल रिलेटिवली सेक्युलर आउटलुक, जहां पे इन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग, डिस्प्ले क्यूरियोसिटी टुवर्ड्स डिफरेंट रिलीजन फिलोसफी। मतलब अबुल फजल ने खाली अपने रिलीजन के बारे में ही डीप स्टडी नहीं की, जो अदर रिलीजन थे वहां पे भी अपनी क्यूरियोसिटी दिखाई है, जानने की अदर रिलीजन को, अदर जो रिलीजन के मेजर जो टीचर्स हैं, मेजर जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं रिलीजन को, उनके बारे में जानने की। एंड इन्होंने इंडियन ट्रेडिशनल हिंदू बिलीफ्स को भी काफी ज्यादा रीड किया है, डीप स्टडी किया उसके ऊपर भी। नेक्स्ट हम देखेंगे फिफ्थ, आइडियाज ऑफ सुलाइकुल। तो यहाँ पे बात होती है यूनिवर्सल पीस की। तो अबुल फजल कौन थे, चीफ एक्सपोनेंट थे ऑफ अकबर्स पॉलिसी ऑफ सुलाइकुल, यानी इन्हीं की वजह से अकबर ने इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया, ठीक है। अब इस पॉलिसी का मतलब क्या है, इस पॉलिसी का मतलब है कि जो स्टेट है यानी कि जो किंग है वो सभी रिलीजन को इक्वल ट्रीट करेंगे। अब हुआ क्या था, ये क्यों लाई गई थी ये मैं बताती हूँ। तो अकबर ने जिजिया नामक टैक्स लगा दिया था नॉन मुस्लिम्स पे, जो भी नॉन मुस्लिम है अगर उसको प्रोटेक्शन चाहिए स्टेट से या जस्टिस चाहिए तो उनको टैक्स देना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं है हर इंसान टैक्स दे पाए, कोई गरीब हो तो नहीं दे पाएगा। सो वो लोग कन्वर्ट हो जा रहे थे किसमें, मुस्लिम रिलीजन के अंदर। सो उस चीज का जो माइंडसेट था वो धीरे धीरे अकबर का बदला और अकबर ने सभी रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट दी, ठीक है। सिक्स थ्योरी ऑफ सबवर्जिनिटी किंगशिप। तो अबुल फजल डेवलप एलैबोरेट थ्योरी ऑफ किंगशिप, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि किंग जो की अथॉरिटी है राज करने की, जैसे आप लोग ने देखा भी बोलते हैं ना कि अल्लाह अकबर, है ना, तो वो कहाँ से, गॉड से अपनी अथॉरिटी की, जो गॉड है उन्होंने हमें राइट दिए हैं, डिवाइन राइट दिए हैं रूल करने के। अब रूलर की ड्यूटी क्या होती है, जस्टिस और वेलफेयर को मेंटेन करना। अब एम्पायर जो है हमेशा अपनी जो प्रजा है उनके कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करेगा एज वेल एज उनके बेनिफिट के लिए काम करेगा, हमेशा वो प्रजा का सोचेगा। सेवन सोर्सेस फॉर सोशल इकोनॉमिक हिस्ट्री। कहाँ से सोशल इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में हमें पता चलता है इन्फॉर्मेशन, जो लोगों की सोशल कस्टम से, जैसे लोग रह रहे थे, कल्चर था उनका, लोग क्या क्या ऑक्यूपेशन प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर और प्रोडक्शन की बात हो रही है यहाँ पे कि एग्रीकल्चर कैसे फ्लरिश हुआ, ठीक है, अकबर के टाइम पे। अकबर के टाइम पे हमें एक चीज और देखने के लिए मिलती है कि अलग अलग लैंड पे अलग अलग टैक्स था, ठीक है, यानी कि जो लैंड हमें प्रोडक्टिविटी जिसकी ज्यादा मिलेगी, जो फर्टिलिटी में बहुत अच्छा होगा, जिसपे फसल अच्छी हो रही है तो उस पर टैक्स ज्यादा होता था, ठीक है। लिमिटेशन क्या थी अबुल फजल की राइटिंग की, तो ज्यादातर वो अकबर ओरिएंटेड बातें करते थे, अकबर को प्रेज करते थे। अब जो भी नेगेटिव होगा एम्परर के बारे में उसको वो इग्नोर कर देते थे। अब कोर्ट में भी जो राजा की जो सभा होती है उसमें भी फर्स्ट हुए हेरोडोटस, इनको फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। एंड ये इन्होंने क्या क्या चीजें बताई, इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन, जैसे हमारे नॉर्थन में हिमालयाज हैं तो कितना प्रॉब्लमेटिक है
कि उन हिमालयस को क्रॉस डाउन करके इन्वेड करना इंडिया को। इंडिया की वेल्थ के बारे में बताया। इन्वेजन क्यों हो रहे थे इंडिया पे? क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा इमेंस वेल्थ थी उस टाइम पे, बहुत ज्यादा धन था। यहाँ के लोगों का कल्चर, ट्रेडिशन और कैसे पर्शियन एम्पायर से इंडिया के पहले से ही कनेक्शन रहे हैं, ट्रेड वगैरह होता आया है। नेक्स्ट हम देखेंगे अकाउंट ऑफ एलेक्जेंडर कंपेनियन। तो जिस टाइम पे अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था और जब वो हार के वापस गए अपने एम्पायर, तो उस टाइम पे वो अपने कुछ कंपेनियंस को यहाँ पे छोड़ गए। राजा होता है तो राजा के सेनापति होते हैं ना, इस टाइप से। तो अपने कंपेनियंस को यहाँ पे छोड़ गए। अब नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि उन कंपेनियंस ने फिर इंडिया में स्टे किया, यहाँ की रिवर्स ज्योग्राफी के बारे में अकाउंट्स लिखे, इंडिया में कौन कौन सी मेजर सिटीज हैं, कैसे सेटलमेंट्स है, लोग कैसे रह रहे हैं, मिलिट्री किस टाइप की है, एग्रीकल्चर किस टाइप का हो रहा है, और लोगों की सोशल लाइफ कैसी है, तो उसके बारे में बताया। नेक्स्ट मेगास्थनीज एंड इंडिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेगास्थनीज कौन थे? एम्बेसडर थे कोर्ट में, किसके? सिलिकस निकेटर। सिलिकस निकेटर भी सेनापति थे अलेक्जेंडर द ग्रेट के टाइम पीरियड में। तो इनको सेलिकस निकेटर छोड़ गए चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। तो उस टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य का जो नाम है वो बहुत ही ज्यादा नॉर्थ इंडिया में फेमस था। उनका प्रॉपर साम्राज्य था मौर्यन डायनेस्टी का। एंड उनकी जो मेजर वर्क है हम जानेंगे कि उन्होंने कैसे एडमिनिस्ट्रेशन बताया मौर्यन एम्पायर के बारे में, पाटलिपुत्र कैसे कैपिटल थी, ठीक है, कास्ट सिस्टम क्या था, वुमेन्स कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी इकोनॉमी के अंदर, सोसाइटी के अंदर, एग्रीकल्चर इकोनॉमी कैसी थी, आर्मी और गवर्नेंस यानी कि जो किंग है वो कैसे रूल कर रहा है, कस्टम और किस टाइप का रिलीजन है सोसाइटी के अंदर। और गुप्ता पीरियड ने भी जैसे टेम्पल्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना योगदान दिया है, तो उस सब चीजों के बारे में इन्होंने डिटेल पिक्चर बताई है मॉडर्न स्टेट और सोसाइटी। लेटर ग्रीक एंड रोमन राइटर कौन से हुए, इनके नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एक या दो याद रख लेना, स्ट्रैबो और एड्रियन, ठीक है। अब इन ये क्या मेजर वर्क बताते हैं? ट्रेड रिलेशन, इंडिया और जो मेडिटेरियन वर्ल्ड है उसमें कैसे ट्रेड रिलेशन है, इंडिया के प्रोडक्ट कैसे बाहर एक्सपोर्ट हो रहे हैं, कॉमर्स बिजनेस कैसा है, ज्योग्राफी और नेचुरल रिसोर्सेज कैसे, कैसे इंडिया एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इसीलिए इन्वेजन हो रहे हैं इंडिया के ऊपर, और पॉलिटिकल कंडीशन सोसाइटी कैसी है इंडिया के अंदर, कैसे बड़े बड़े साम्राज्य बने हुए हैं इंडिया के अंदर। अब इंपॉर्टेंस क्या है ग्रीक अकाउंट की, हम क्यों पढ़ रहे हैं इनको? क्योंकि ये हमें फॉरेन पर्सपेक्टिव दिखाते हैं कि जो फॉरेन नेशंस हैं वो कैसे इंडिया को देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सप्लाई इंफॉर्मेशन अनअवेलेबल इन इंडिजिनस सोर्सेज, यानी ये वो पहलू बताते हैं हमें हिस्ट्री का जो हमें खुद के इंडिजिनस सोर्सेज में नहीं देखने के लिए मिलती। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी के बारे में डीप डाउन जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें मेगास्थनीज के इंडिका बुक से देखने के लिए मिलती है, ठीक है। पुराने टाइम पे ट्रेड और डिप्लोमेसी कैसे होती थी, यानी जो दूसरे देश से रिलेशन कैसे मेंटेन किए जाते थे, ये सारी चीजें बता रहे हैं। और इनेबल हिस्टोरियंस टू क्रॉस चेक इंडियन लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, यानी इनसे हम हेल्प भी मिलती है अपनी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में कि जो बात इन्होंने कही है और जो इंडियन इंडियन जो वर्क्स हैं उनमें क्या बातें सेम है। अगर सेम है डेट मीन्स फैक्ट है, वो चीज घटी होगी पुराने टाइम में, तो क्रॉस चेक करने में फैक्ट में भी हेल्प डाउन की है। लिमिटेशन क्या है कि कुछ राइटर डिपेंड थे ऑन सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन, यानी कि किसी बुक से उन्होंने पढ़ा उसके बाद उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिख दिया, उन्होंने वो इवेंट देखा नहीं या उसकी डीप डाउन एनालिसिस नहीं की, लोगों से जाके नहीं पूछा या हिस्ट्री क्या रही है उसके बारे में नहीं पूछा, बस कोई बुक पढ़ी और उसके हिसाब से जो है उन्होंने लिख दिया अपना पॉइंट ऑफ व्यू। कहीं कहीं पे हमें बहुत ज्यादा मिस देखने के लिए मिली है, यानी कि रूमर्स, ठीक है। बहुत से राइटर्स ने इंडिया के कल्चर को मिसअंडरस्टूड भी किया है और ज्यादातर जो उनकी ऑब्जर्वेशन है वो ग्रीक पर्सपेक्टिव और बायसेस रिफ्लेक्ट करती हैं, यानी कि उनका जो खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है वो रिफ्लेक्ट करती हैं रेदर देन रियलिटी। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉर दिस पीडीएफ जॉइन टेलीग्राम। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड ये 3 वीडियो इनफ है, 80% जो है मैं क्लेम कर सकती हूँ कि आपको यहीं से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन की मैं बात नहीं कर सकती, बस 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं एंड 80% क्वेश्चन आपको इन्हीं 3 वीडियो में से देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर जिन बच्चों ने यूनिट्स नहीं पढ़ी डिटेल में तो आप इन वीडियोस पे स्टिक डाउन कर सकते हो फॉर योर टुमारो एग्जाम। टुमारो एग्जाम में जिनका आने वाले सेशन में भी है, ठीक है, यहाँ पे मैंने यूनिट वाइज क्वेश्चन डाले हुए हैं क्योंकि वो साल बदलेंगे तो वो चेंज नहीं होंगे, क्वेश्चंस वही इंपॉर्टेंट रहेंगे।